हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए फाइनल ईयर के जो है सेमेस्टर फिफ्थ। देखिए, ये सेमेस्टर फिफ्थ का जो है कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल एम्प सिस्टम यूके एंड यूएसए। हमारा यूके जो था सिलेबस ख़त्म हुआ, अब हमारा जो है यूएसए पे हम आए हैं। यानी ये फिफ्थ सेमेस्टर का है, बीए फाइनल ईयर के बच्चे के हैं जिनके इन्होंने पॉलिटिकल साइंस लिया है। आज जो हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर करेंगे ठीक है। ये हमारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ अमेरिका के विषय में होगा। अमेरिका के संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम अमेरिका के संविधान के विषय में जानेंगे कि वहाँ पर किस प्रकार के रूल रेगुलेशन अपनाए जाते हैं और अपने जो है अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करते हैं, और इसमें जो है पॉलिटिकल पार्टी की अपनी क्या विशेषता होती है। लेकिन ये सब करेंगे तब करेंगे जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे। इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आज जो हम बात करेंगे सेपरेशन ऑफ पावर एंड द चेक एंड द बैलेंस इन द यूएसए। इसका मतलब यही हुआ कि अमेरिका में शक्तियों की पूर्तिकरण एवं अवरोध एवं नियंत्रण का सिद्धांत क्या है। क्या बेस है शक्तियों की पूर्तिकरण करने का, या क्या अमेरिकी शासन प्रणाली में सिद्धांत का क्या महत्व है। तो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सेपरेशन ऑफ पावर, कि जो पावर वहाँ पर है उसकी सेपरेशन कैसे की गई है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। कहते हैं अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ द अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम का, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि अमेरिका में शक्तियों के पूर्तिकरण एवं अवरोध एवं नियंत्रण का क्या सिद्धांत है। चलिए देखते हैं हमारा टॉपिक जो है। कहते हैं अमेरिकी संविधान का यह विशेषता है कि शक्तियों की पूर्तिकरण के सिद्धांत पर आधारित है। यानी शक्तियों का यहाँ पर क्या किया गया है, पृथक्करण किया गया है, यानी शक्तियों को बांट दी गई है, ठीक है। जब संविधान का निर्माण हुआ तो उस समय जो है माउंटेक्यू का शक्ति में पृथक्करण का सिद्धांत बड़ा ही लोकप्रिय था। उसका कहना था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता नागरिकों को उसी समय मिल सकती है जब सरकार की कानून बनाने, शासन करने और न्याय करने के तीनों शक्तियों एक व्यक्ति के पास न होकर तीन अलग अलग व्यक्तियों की या संस्थाओं के पास हो, तथा सरकार का एक अंग दूसरे किसी अंग के अधीन नहीं होना चाहिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात था, जिसको इस समय जो है काफ़ी लोकप्रियता भी मिली, और ये सही भी है। किसी एक व्यक्ति के हाथों में अगर शक्तियां सीमित हो जाए तो वो अपना जो है तनाशाह बन जाता है और अपना चलाने की कोशिश करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी अमेरिकी की शक्तियों में कि सरकार कानून बनाने, शासन करने और न्याय करने की तीनों शक्तियों एक व्यक्ति के पास न होकर ये अलग अलग व्यक्तियों के अधीन दे दी गई, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अर्थात माउंटेक्यू ने सरकार के तीनों अंग पर जोर दिया, यानी तीनों अंग स्वतंत्र होना भी जरूरी है। अगर मान लीजिए पराधीन है तो इसका मतलब है कि उसकी बातों पर ही चलेगी। तो ये बात इंपॉर्टेंट थी, तो इसीलिए इसको स्वतंत्रता पर जोर दिया गया। उनके अनुसार जहां इन तीनों शक्तियों में से दो शक्तियां अथवा तीन शक्तियों एक व्यक्ति अथवा एक एजेंसी में केंद्रित होती है, वह नागरिक की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, क्योंकि केंद्रीकरण की तनाशाह का भी परिभाषा है। तो ये बात बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि तीनों शक्तियों को दो शक्ति अथवा तीनों शक्ति एक व्यक्ति अथवा एक एजेंसी केंद्रित होती तो वहां पर जो होता 100% तनाशाही का राज हो जाता, जो कि कई देशों में देखने को भी मिला है। आपने देखा होगा कई देश जो है अभी भी तनाशाह है। कारण क्या है कि वहां पर सारे पावर एक व्यक्ति के हाथों में सिमट के रह गई है। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात रहता है
अगर बात करें मॉन्टेक्यू ने लिखा भी है था इस बात के लिए कि जब वैधानिक और कार्यपालिका शक्तियों एक ही हाथों में केंद्रित होती है तो वहाँ स्वतंत्रता नहीं रह सकती है, क्योंकि इस बात का भय उत्पन्न होता जाता है कि कहीं राजा या सीनेट अत्याचारी कानून का निर्माण करके उसके अत्याचारी ढंग से लागू न करे। जैसे आपने हिटलर में भी देखा होगा, हिटलर की प्रशासन का भी देखा होगा, जो जो अगला सेमेस्टर में होगा। यदि नागरिकों की इन विधान पालिका से अलग न किया जाए तो स्वतंत्र नहीं रह सकती है। अगर न्यायपालिका की विधान पालिका के साथ मिला दिया जाए तो लोगों को जीवन एवं स्वतंत्रता पर जो है स्वैच्छाचारित नियंत्रण हो जाएगा, क्योंकि उस समय न्यायाधीश कानून निर्माता भी बन जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है और बहुत ज़रूरी भी यहाँ पर रखता है। यदि बात यहाँ पर हम करें कि न्यायपालिका की कार्यपालिका के साथ मिला दिया जाए तो संभवतः न्यायाधीश जो होता है हिंसात्मक और अत्याचारी व्यवहार करे। यदि एक ही व्यक्ति या समुदाय चाहिए साधारण लोगों का यह समानताओं का जो है तीनों कार्य करने लगे तो जो है अर्थात कानून का निर्माण करेंगे, कानून को लागू करे और जो मुकदमों का फैसला करने लगे तो स्वतंत्र बिल्कुल ही नष्ट हो जाएगा। यानी स्वतंत्रता जो है इन तीनों कारणों से नष्ट हो जाएगी। इसलिए शक्तियों को एक जगह सीमित करना कदाचित उचित नहीं था। कहते राज्य अपनी मनमानी करने लग जाएगा। संक्षिप्त में अगर कहे तो माउंटबेल के अनुसार ये बात क्लियर होकर गया था कि 3 प्रकार की शक्तियाँ होती है, चाहे वो विधायनी हो, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका की शक्तियां हो। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षा रखने के लिए इन तीनों शक्तियों को अलग अलग हाथों में सौंपे जाना अत्यंत महत्वपूर्ण था। यदि ऐसा न किया जाए तो नागरिकों की स्वतंत्रता जो है समाप्त हो जाएगी। अंततः सरकार को तीनों अंगों को एक दूसरे से स्वतंत्र करना अति अनिवार्य था। इसलिए सरकार को जो है माउंटबेटन ने साफ शब्दों में कहा था कि इस तीनों शक्तियों को अलग अलग के हाथों में होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हम ब्लैक स्टोन की बात करें तो ब्लैक स्टोन जो है मॉन्टेक्यू के कुछ वर्ष पश्चात एक अंग्रेजी विवेकता ब्लैक स्टोन ने भी जो है मॉन्टेक्यू के विचारों का समर्थन किया था। ब्लैक स्टोन ने अपनी पुस्तक कॉमेंट्रीज ऑन द लॉ ऑफ द इंग्लैंड में शक्तियों के पूर्तिकरण सिद्धांत का वर्णन भी किया था। उसने लिखा भी है कि जब कानून बनाने तथा उसे लागू करने का अधिकार एक ही व्यक्ति अथवा एक ही संस्था को लागू होगी तब जनता की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी और वह शासक जो होगा निरंकुश नहीं रह पाएगा और वो तानाशाह हो जाएगा। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो रखा था, ठीक है, मॉन्टेक्यू ने, ठीक है, जिससे काफ़ी प्रभावित होकर ब्लैक स्टोन ने इस बात को प्रतिपादित किया था और समझाने की कोशिश किया था। इस बात को आगे और भी बढ़ाने की कोशिश किया गया कि उन्हें अत्याचारी ढंग से लागू भी कर सकता है अगर तानाशाह सरकार होता है तो, क्योंकि उसके पास वे सभी शक्तियां होती है जो कानून निर्माताओं को हैसियत से अपने आप को देना उचित समझता है। यदि न्याय शक्ति को विधान पालिका के साथ मिला दिया जाए तो लोगों का जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति ऐसे स्वेच्छाचारी न्यायाधीशों के हाथों में आ जाती है जो अपने निर्णय अपने मत के अनुसार देते हैं, न कि कानून के आधारभूत सिद्धांतों के अनुसार, जिन्हें कानून निर्माताओं को बेशक छोड़ दे यह जो है न्यायाधीश नहीं रहेगा। आपने इंडिया में भी देखा होगा, एक समय ऐसा था जहां पर बिना मुकदमा किए, बिना कुछ किए लोगों को फांसी की सजा भी दे रही थी और इसका शिकार जो हुए थे आपको पता ही है, भगत सिंह भी हुए थे। तो इन सब जो अगर ऐसा न्यायाधीश रहा, ऐसी कार्य प्रणाली हुई तो न जाने कितने बेकसूर जो होंगे फांसी के तख्ते पर चढ़ जाएंगे। तो ये कानून बहुत ही बुरा माना गया था। इसे शक्तियों को जो था एक व्यक्ति के अंतर्गत नहीं समाहित किया गया था। यदि कहे अगर न्यायपालिका कार्यपालिका मिला दिया जाए तो इसका संगठन विधान पालिका से अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। अगर हम यहाँ बात करें मेडिसन की बात करें तो इसने भी बात पे काफ़ी जोर दिया था कि अमेरिकन लेकर मेडिसन ने भी शक्तियों के पूर्तिकरण सिद्धांत पर समर्थता अपना व्यक्त किया था और मेडिसन ने कहा भी था साफ शब्दों में कि विधान पालिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका को सभी शक्तियां एक ही हाथों में केंद्रीकरण होना अत्याचार की परिभाषा है। यानी वो अत्याचारी हो जाएगा, चाहे वह व्यक्ति हो, थोड़े हो अथवा अधिक, चाहे या वंशगत हो या स्वयं ही नियुक्त हो अथवा निर्वाचित हो। तो ये किसी भी कंडीशन में बना हो वो अत्याचारी हो जाएगा, वहाँ का राज्य जो होगा तनाशाह हो जाएगा। कहते कितना भी सादगी, कितना भी साधु किस्म का व्यक्ति क्यों ना हो, अगर सारी पावर उसके पास चली जाती है तो सरकार तनाशाह हो जाएगा और इसे रहने वाले नागरिकों को कई तरह की प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ सकता है। अगर संक्षेप में हम करें तो
टेक्सक्यू या ब्लैक स्टोन या मेडिसन के विचारों के अनुसार व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षा रखने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार को तीनों अंग जो है, चाहे वो विधान पालिका हो, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो, अपने अपने क्षेत्रों में सीमित होकर कार्य करें और दूसरे के विभागों में हस्तक्षेप न करें। अंततः तीनों अंग समानता के आधार पर तथा एक दूसरे से स्वतंत्र कार्य करने के लिए उनको बनाना चाहिए। कहते हैं जिस देश में विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका अलग अलग हाथों में है और इसमें किसी प्रकार के जो है तानाशाही का रूप नहीं लिया है, तो ये देश जो है सदैव अग्रसर रहेगा और आगे बढ़ने में सदैव ही प्रयत्नशील रहेगा। बात करें अगर अमेरिका में शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांतों के विशेष सम्मान मिला है और फाइजर ने इस बात को जो है अमेरिका के संविधान एवं शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के प्रभाव का उल्लेख किया कुछ इन शब्दों में कहा है। उन्होंने कहा था कि चाहे फिलाडेल्फिया सभा पर कितने ही विभिन्न प्रभाव हो, किंतु इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता कि अमेरिका का संविधान शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत के जो है शिथिल मात्र है। यानी ये बात जो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट था, आपको पता ही होगा कि फिलाडेल्फिया के सभा में ही जो है अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई थी और वहाँ पर इसकी स्वतंत्रता की घोषणा भी की गई थी। अगर बात करें हम बेयरडल्स के शब्दों में, तो इसने साफ शब्दों में ये बात जाहिर किया था और कहा भी था कि यहाँ पर जो शक्ति के पूर्तिकरण का सिद्धांत अमेरिकन शासन प्रणाली की प्राथमिक विशेषता होती है और सरकार एवं राजनीतिक व्यवहारों को सदैव प्रतीक है। यानी द प्रिंसिपल ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर्स इनेडेड अ प्राइमरी फीचर्स ऑफ अमेरिकन गवर्नमेंट एंड इज कॉन्स्टेंटली मेड अ मैनिफेस्ट इन देयर प्रैक्टिस ऑफ द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी फॉर वीडर्स इज गिवन हियर। यदि बात हम करें अमेरिका में शक्तियों के पूर्तिकरण के सिद्धांत का प्रयोग तो किस प्रकार हुआ, तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका में शक्तियों के पूर्तिकरण के सिद्धांत का प्रयोग। तो देखिए इसमें एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर इन यूएसए तो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे कुछ पॉइंट हैं जिसको आपको जानना चाहिए और समझने की कोशिश भी करना चाहिए। कहते हैं अगर बात करें यहाँ वैधानिक शक्तियों कांग्रेस के पास है, देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आ गया है कि वैधानिक शक्तियों जो है कांग्रेस के पास है, यानी लेजिस्लेटिव पावर विद देयर कांग्रेस। संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि संवैधानिक शक्तियाँ कांग्रेस के पास है और आध्यात्मक शासन प्रणाली होने के कारण जो है कांग्रेस राष्ट्रपति से स्वतंत्र है और इंग्लैंड में प्रधानमंत्री कॉमन सदन के भंग कर सकता है, परंतु अमेरिकन राष्ट्रपति कांग्रेस के किसी सदन को भंग नहीं कर सकता है। सदनों के अधिवेशन भी जो है सदनों के इच्छानुसार ही बुलाए जाएं, न कि राष्ट्रपति या मंत्रिमंडल के इच्छानुसार। अब देखिए यहाँ पर जो है अमेरिका के लिए बहुत बड़ी विडंबना है कि यहाँ वैधानिक शक्तियों जो है कांग्रेस के पास में है, तो कांग्रेस चाहे जीते चाहे हारे इससे कोई सवाल प्रश्न चिन्ह नहीं उठता है, सिर्फ उसको काम है वहाँ की कानून व्यवस्था बनाना। तो ये बहुत ही एक अजीब सा जो नियम है जिसको यहाँ पर लागू किया गया है, तो ये वैधानिक शक्तियों कांग्रेस के पास होना एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। लेकिन फिर भी कहते हैं अमेरिका के जो है पॉलिटिकल में ऐसा कुछ भी अभी तक देखने को नहीं मिला है जो कि वहाँ के लिए जो है कुछ सबब बने। तो ये कहते हैं जब अगर नहीं है प्रॉब्लम तो इसका मतलब अच्छा ही रहा होगा। बात अगर हम दूसरी पॉइंट ये करें तो यहाँ है कार्यकारिणीय शक्ति एवं राष्ट्रपति के पास है, यानी एग्जीक्यूटिव पावर विद देयर प्रेसिडेंट। आपको पता ही है कि अमेरिका का राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है, ये इंडिया और इंग्लैंड के जैसा नहीं होता है कि नाम मात्र का हो, सारी कार्य प्रणाली सारी शक्तियां जो होता है राष्ट्रपति के पास ही होता है। तो एग्जीक्यूटिव पावर विद द प्रेसिडेंट संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार सभी कार्यकारिणी शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई है। राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है और वह अपनी शक्तियों का प्रयोग के लिए कांग्रेस के समक्ष उत्तरदायी नहीं होता, यानी कांग्रेस के समक्ष उनका कोई भागीदारी नहीं रहता है। बात करें राष्ट्रपति के 4 वर्ष की निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है, यानी 4 वर्ष के जो होता है कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति अपनी इच्छा अनुसार करता है और मंत्री कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी न होकर जो है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। राष्ट्रपति या उसके सभी मंत्री कांग्रेस के सदस्य नहीं बन सकते हैं और न ही उसकी कार्यवाही में भाग भी ले सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन कहते हैं अगर देखा जाए तो अमेरिका का जो संविधान है वो काफ़ी स्ट्रांग है और यहाँ के जो व्यक्ति सब है सब जो है अपने देश की तरक्की और जो है आगे बढ़ाने के लिए जो है वचनबद्ध है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रख दिया मैंने। यदि बात यहाँ पर हम करें न्यायिक शक्तियाँ या न्यायालयों के पास, यानी जुडिकल पावर विद द कोर्ट, तो इसका मतलब यही हुआ कि न्यायिक शक्तियाँ न्यायालयों के पास होती है। अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि
न्यायिक शक्ति एवं सर्वोच्च न्यायालय एवं ऐसे छोटे न्यायालयों को सौंपी जाती है जिनके पास समय समय पर जो है कांग्रेस स्थापन करे। यानी इससे आप बात समझ सकते हो कि न्यायिक शक्तियाँ एक सर्वोच्च न्यायालय तथा ऐसे छोटे न्यायालयों को सौंपी जाती है। यानी छोटे न्यायालयों को सारी शक्तियाँ सौंपी जाती है जिसकी समय समय पर जो है कांग्रेस स्थापन करे। यानी समय समय पर कांग्रेस जो है उसको रूल रेगुलेशन देती है। सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता को जो है पूर्ण व्यवस्था भी की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सीनेट की जो है स्वीकृति से ही करता है तथा इसके केवल महाभियोग द्वारा भी हटाया जा सकता है। और इस प्रकार जो है न्यायपालिका अपने क्षेत्र में राष्ट्रपति तथा कांग्रेस से पूर्ण स्वतंत्र रहकर कार्य करने के लिए अग्रसर होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आता है। अगर बात करें यहाँ पर शक्तियों का जो है प्राधिकरण अमान्य, यानी शक्तियों का प्राधिकरण अमान्य का मतलब यही होता है डिग्रेडेशन ऑफ पावर इज इनएडमिसिबल। यानी शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांतों के अनुसार सरकार का एक अंग अपनी इच्छा से अपनी शक्ति या उसका कुछ अंश किसी दूसरे को सौंप नहीं सकता। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ है कि शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांतों के अनुसार सरकार का एक अंग अपनी इच्छा से अपनी शक्ति या उसके कुछ अंश किसी दूसरे को सौंप नहीं सकता, यानी पावर अपनी किसी को दे नहीं सकता। फिडलम नाम क्लार्क जो 1892 ईस्वी में पास किया गया था कि इस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि कांग्रेस अपनी विधानिक शक्ति का राष्ट्रपति को प्राधिकरण नहीं कर सकता। यानी राष्ट्रपति को प्राधिकरण नहीं करना ही कांग्रेस का होना चाहिए महत्व। कहते 1993 में के पास हुई नेशनल रिकवरी एक्ट, यानी 1993 में जो हुई थी, जो नेशनल रिकवरी एक्ट 1993 में हुई थी, इसके अनुसार जो है संवैधानिक होने का निर्णय करते हुए जो है सर्वोच्च न्यायालय से कहा गया था कि संविधान की धाराओं का यह अर्थ है कि भिन्न भिन्न अंगों की दी गई शक्ति एक अंग में सम्मिलित न की जाए अथवा किसी भी अंग को सौंपी गई शक्ति किसी दूसरे अंग को न दी जाए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ संविधान के रूप में थी कि संविधान की धारा का यह अर्थ है कि विभिन्न विभिन्न अंगों की दी गई शक्तियाँ एक अंग में सम्मिलित न किया जाए तथा किसी भी अंग को सौंपी गई शक्ति दूसरे अंग को न दिया जाए। यानी इसको कहा जाए तो द पावर ऑफ allocated to be a different branches may not be combined in one of branch and regulated by its to be another. There is a most important here thought, and the next here the Kim Bones was Thompson, यानी किलबॉन्स बना थॉम्सन ने क्या बात इसमें बताई थी। इसके अनुसार कि जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अमेरिका की जो है लिखित संविधान कानून कि अमेरिका के जो लिखित कानून बनाई गई है उसमें जो है बात दिया गया था कि लिखित जो है संवैधानिक कानून की व्यवस्था एक प्रमुख गुण माना जाए और राज्य की या राष्ट्र की सरकार की शक्ति जो प्रदान की हुई है सारी शक्तियां जो है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के नाम के 3 महान विभागों में बांटी हुई हो। और इस व्यवस्था के सफल क्रियान्वयन के लिए यह भी अनिवार्य है कि किसी विभाग के अधिकारी किसी अन्य विभाग के अधिकारियों को अधिकारों पर आघात नहीं करेंगे, वरना अपनी ही द्वारा निर्मित कानून के द्वारा प्रत्येक अपने अपने विभाग तक सीमित रहेगा और दूसरे किसी पर जो है आघात नहीं करेगा। इसमें डॉक्टर फाइनर ने भी बोला था कि यह भी विचार है कि अमेरिका का संविधान जानबूझकर एवं प्रयास करके शक्तियों के पूर्तिकरण पर एक जो है विस्तृत निबंध बनाया गया था और यह जो है संविधान इस सिद्धांत पर चलने वाला विश्व में सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रलेख होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर डॉक्टर फाइनर ने बोला था इस विषय के ऊपर। उसके बाद पश्चात अपवाद एवं परिवर्तन यानी एक्सपेंशन एंड मॉडिफिकेशन। तो इसमें साफ बात यही बताई गई थी कि पहला तो यही कि परिवर्तन की आवश्यकता यानी नीड ऑफ मॉडिफिकेशन। इसमें निसंदेह कोई व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत बड़ा उपयोगी सिद्ध है, परंतु इस सिद्धांत के अपने अवगुण भी देखे गए हैं।
अब बात करें इसके अवगुण के, तो जिस कारण इस सिद्धांत को एक पूर्ण रूप लागू नहीं किया जा सकता है। अमेरिका में भी इस सिद्धांत में परिवर्तन करके लागू किया जाता है, यानी अमेरिका में भी इसको मॉडिफिकेशन करके ही इसको लागू किया जाने की प्रावधान है। इस सिद्धांत में निम्नलिखित दोषों के कारण जो है परिवर्तन की आवश्यकता है, यानी अपवाद। देखिए, अपवाद का मतलब ही होता है दोष, कि ये जो कानून बनाई गई थी उसमें क्या दोष थे, क्या सिद्धांत थे, पृथ्वीकरण के सिद्धांत जो बनाई गई थी उसमें क्या क्या दोष थे। तो कहते हैं अगर आप दोष नहीं जानोगे तो बात नहीं समझ पाओगे कि इसमें आखिर क्या कमियां थी जिसकी वजह से इसको मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ा। तो पहला तो यही था कि आपसी गतिरोध, यानी आपसी गतिरोध मेट्यूल्स जो डी ब्लॉक्स शक्ति पृथ्वीकरण के सिद्धांत के अनुसार कार्यपालिका और विधान पालिका में कोई संबंध नहीं रहता है। यानी इसमें अगर देखा जाए तो कार्यपालिका और विधान पालिका में कोई संबंध नहीं रहता है, और दोनों अंगों में जो है सहयोग की स्थापना पर प्रायः जो है गतिरोध उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि दोनों अंगों में हर प्रकार का आदान प्रदान का अभाव होता है। यानी आदान प्रदान की जो क्षमता है उसमें काफ़ी अभाव होता है, जो कि इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आता है। अगर अगला पॉइंट हम देखें तो यहाँ पर बात यही आती है कि अकुशल सरकार, यानी इनफिशिएंट ऑफ गवर्नमेंट, इसमें यही बात सामने आता है कि अकुशल प्रशासन के लिए यह आवश्यक है कि सरकार के विभिन्न अंगों में आपसी सहयोग हो। यानी अकुशलता सरकार में यही बात इंपॉर्टेंट आ जाती है कि आपसी सहयोग हो, परंतु आपसी गतिरोध के जो है पैदा होने के अवस्था में जो है सहयोग का उपलब्ध न होना कठिन हो जाती है। यानी जो है सहयोग का उपलब्ध न होना कठिन नहीं बल्कि असंभव भी थी। अगर इसमें हम जे.एस. मिल की बात करें तो जे.एस. मिल ने ठीक शब्दों में ये बात कहा था कि यदि सरकार के प्रत्येक अंग को सख्ती से एक दूसरे से अलग कर दिया जाए तो इसका निष्कर्षण शासन की जो है अयोग्यता होगी, क्योंकि इसमें जो है आपसी झगड़े उत्पन्न होंगे। तो ये बात उन्होंने साफ शब्दों में बहुत सही और सटीक बात कही थी कि अकुशल सरकार का सबसे बड़ा कारण भी यही बनता है कि अगर हम शक्तियों को अगर एक दूसरे से अलग कर दिया जाए तो इसका निष्कर्ष शासन की जो है अयोग्यता होगी, क्योंकि उनमें आपसी झगड़े उत्पन्न हो जाएंगे। तो ये तो जर्नली भी आपने देखने को मिलता है। अगर हम समाज की बात लिया जाए तो वहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार के देखने को गतिविधियाँ मिलती है। तो सरकार में भी इसी बात पर जो है आपको ये नज़र आ सकता है, जो कि अपवाद का जो है दूसरा पॉइंट के रूप में था ये। यदि बात हम अगला पॉइंट करें तो ये तो यही है कि अनुत्तरदायी सरकार, यानी इरेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो इसमें बात तो साफ शब्दों में कहा जा सकता है कि लोकतंत्र का एक मूल्य सिद्धांत जो है उत्तरदायी शासन है। सरकार अपने कार्य के लिए संसद के प्रति सदैव उत्तरदायी होना चाहिए, परंतु शक्ति के पृथ्वीकरण के सिद्धांत के कार्य जो है कार्यपालिका कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है और राष्ट्रपति कांग्रेस से स्वतंत्र है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि राष्ट्रपति को जो है कांग्रेस से स्वतंत्र रखना, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आ जाता है। अगर बात करें अपवाद का परिवर्तन के रूप में, यानी फॉर्मेशन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द मॉडिफिकेशन, तो इसमें साफ शब्दों में ये बात आ जाता है कि अमेरिका के संविधान का निर्माता शक्तियों के पृथ्वीकरण के सिद्धांत के दोषों को अच्छी तरह जानते हैं और जानते थे, और इस बात को वो भली भांति समझते भी थे। इसी कारण उन्होंने इस सिद्धांत को पूर्ण रूप से नहीं अपनाया, यानी इनको पूरी तरह से अपनाना उनके बस में नहीं था, क्योंकि उनको पता था कि इसमें बहुत से अपवाद छुपी हुई है। और इस सिद्धांत के दोषों को दूर करने के लिए अमेरिका की शासन प्रणाली में कई औपचारिक यानी फॉर्मल और अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल तत्व उपस्थित थे। तो ये बात उन्होंने पहले ही भली भांति समझ गए थे और उन्होंने इसको भांप भी लिए थे कि इसमें फॉर्मल इनफॉर्मल तत्व जो है उपस्थित जरूर रहेगा। तो ये तो सच्चाई भी है, अगर कोई चीज़ बनाई जाती है तो उसमें जो है आपको अच्छी और बुरी बात देखने को जरूर मिलेगा। इन तत्वों से शक्तियों की पूर्तिकरण के सिद्धांत में संशोधित किया गया और वे परिवर्तन अथवा संशोधन निम्नलिखित थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगर बात हम पहला करें तो इसमें यही है कि निरोध तथा संतुलन, यानी चेक्स एंड द बैलेंस। इसके अनुसार सरकार को एक अंग को दूसरे अंग के कार्य में हस्तक्षेप करने या भाग लेने का थोड़ा बहुत अधिकार दिया गया था। यानी इसके अनुसार देखा जाए तो कुछ अंगों को जो है सरकार का हस्तक्षेप करने या भाग लेने का अधिकार दिया गया था। इसमें मुनेरो ने ये बात साफ शब्दों में कहा था कि बहुत सुंदर ढंग से भी कहा था इन्होंने कि संविधान निर्माताओं ने शक्तियों का पृथक्करण तो किया है, परंतु उनके संयोग के रास्तों की व्यवस्था भी
की है, यानी देयर फॉर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेटेड पावर्स बट देयर प्रोवाइड टू द लाइन ऑफ कनेक्शन देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड इस प्रणाली को जो है अमेरिकन संविधान के ढंग से अपनाया गया। तो इसे कुछ बात है जिसमें 3 पॉइंटों में इसको कन्वर्ट किया गया है। चलिए देखते हैं कौन कौन से पॉइंट हैं। इसमें पहली बात तो यही आता है कांग्रेस पर प्रतिबंध, यानी चिक ऑन देयर कांग्रेस। कांग्रेस को कानून बनाने का अधिकार है। देखिए, कांग्रेस को कानून बनाने का अधिकार है, परंतु कांग्रेस की कानून बनाने की शक्ति असीमित नहीं है, यानी असीमित नहीं है। कांग्रेस की कानून बनाने की शक्ति पर जो है राष्ट्रपति न्यायपालिका की ओर से प्रतिबंध है, यानी न्यायपालिका की ओर से प्रतिबंधित है। और कांग्रेस के द्वारा पास बिल राष्ट्रपति को हस्ताक्षरों के बिना कानून नहीं बन सकता। तो ये सारे चीज़ों को जोड़ दिया गया है यहाँ पर। कांग्रेस के द्वारा पास बिल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकते हैं, यानी राष्ट्रपति को जो निषेध अधिकार प्राप्त है, निषेध अधिकार प्राप्त होने के कारण और कई बार तो यह अधिकार अंतिम भी हो जाती है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। इसी तरह अगर देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस द्वारा पास किए गए किसी भी कानून का संविधान के विरोध घोषित करके रद्द भी कर सकता है, और इस प्रकार कांग्रेस को कानून निर्माण की शक्ति पुण्य एवं निरंकुश नहीं है। तो ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ जाता है। अगर बात करें हम राष्ट्रपति पर प्रतिबंध, देखिए राष्ट्रपति पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। एंड चिक ऑन द प्रेसिडेंट, देखिए चिक ऑन द कांग्रेस, कांग्रेस पे भी लगाई गई है। तो उसी प्रकार से प्रेसिडेंट पे भी लगाया गया कि प्रेसिडेंट अपना मनमाना ना करे, चाहे कांग्रेस भी अपना मनमानी ना करे। राष्ट्रपति को संविधान द्वारा समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ प्रदान की गई है, परंतु उसका उपयोग वह पुण्य स्वच्छ से नहीं कर सकता, यानी स्व इच्छा से वो सारी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी बात है इस यहाँ पर। उसके द्वारा की गई नियुक्तियां दूसरे देशों से की गई संधियां समझौते पर सीनेट का जो है अनुमोदन आवश्यक है, यानी इसको जो है सीनेट के साथ जोड़ दिया गया। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है कि प्रेसिडेंट की शक्तियों को जो है उपयोग तभी कर सकता है जब सीनेट का अनुमोदन आवश्यक है, नहीं तो वो लागू नहीं किया जा सकता। चाहे राष्ट्रपति जितना मर्जी बोल ले, जितना मर्जी कर ले, जब तक सीनेट की जो है मंजूरी नहीं मिलेगी तब तक नहीं मिलेगा। आपने एक बात भी देखा था, इब्राहिम लिंकन ने जो गोरे और काले पर भेदभाव पे जो है अपना भाषण दे के आया था, लेकिन कहते हैं इसको जो है पास आउट नहीं किया गया, तो सिर्फ इसको जो था इनसफिशिएंट ब्लैंक चेक के रूप में लिया गया था। ये हमारा चैप्टर में था इब्राहिम लिंकन का, ठीक है, जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे इंग्लिश के चैप्टर में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है और सच्चाई भी है कि सिर्फ राष्ट्रपति भाषण दे देगा, राष्ट्रपति बहुत अपना डिंगे मार लेगा तो इसका मतलब वो रूल रेगुलेशन पास नहीं होगा जब तक सीनेट का जो है सही अनुमोदन न मिले, यानी सीनेट ही पास करने के लिए उसका जो है रास्ता साफ करता है। सर्वोच्च न्यायालय भी उसके किसी भी आदेश या संवैधानिक घोषित कर रद्द कर सकता है, यानी इसका न्यायालय के पास भी शक्ति होता है कि राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया आदेश या भाषण या किसी भी रूल रेगुलेशन को लागू को जो है रद्द कर सकता है। तो ये एक दूसरे पर डिपेंडेबल होना बहुत जरूरी होता है, और इस प्रकार अन्य दोनों अंग जो है कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति के लिए। यदि बात यहाँ करें हम न्यायपालिका पर प्रतिबंध की, देखिए तीनों पे प्रतिबंधित होना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रहता है। कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया, राष्ट्रपति पर प्रतिबंध लगाया, अब न्यायपालिका पर भी प्रतिबंधित है, यानी न्यायपालिका भी स्वतंत्र नहीं है। न्यायपालिका के पास भी कई तरह के इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और उसका इंस्ट्रक्शन मानना न्यायपालिका को प्रतिबंधित करता है, यानी चेक ऑन द जुडिशरी देयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहते हैं सभी न्यायिक शक्ति और सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है, परंतु वह भी थोड़ी बहुत राष्ट्रपति तथा कांग्रेस के नियंत्रण में रहता है, यानी न्यायपालिका जो है कांग्रेस और राष्ट्रपति के नियंत्रण में रहता है। न्यायाधीशों की नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा सीनेट की स्वीकृति से की जाती है। देखिए न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा सीनेट की स्वीकृति से ही की जाती है, और कांग्रेस सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की महाभियोग द्वारा हटा सकता है, यानी कांग्रेस के पास ये शक्ति दी गई है कि महाभियोग ला के जो है
न्यायाधीशों को हटा सकती है। यदि कोई न्यायाधीश अपने कर्तव्य के ठीक पालन नहीं करे तो वो 2/3 के बहुमत से प्रस्ताव पास करके उसे जो है पदस्थापित कर सकता है, यानी पद से हटा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यायपालिका के प्रतिबंधित करने के लिए। अगर विडस की बात से देखें, विदर्भ दोहराई उचित ही होगा। उन्होंने साफ शब्दों में ये बात कही थी कि यह स्पष्ट है कि निरोध तथा संतुलन और पृथक्करण के जुड़वे जो है सिद्धांत अमेरिका की राजनीतिक प्रणाली के ऊपर से लेकर नीचे तक व्याप्त है। यानी इट इज देयर फॉर द अवेल देयर इज द ट्वाइंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन एंड द चेक एंड द बैलेंस रन थ्रू देयर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द यूएसए फ्रॉम टॉप ऑफ बटन। अगर बात हम करें राजनीतिक दल की यानी पॉलिटिकल पार्टी की, तो आजकल के युग में किसी भी शासन प्रणाली, विशेष तौर पर प्रजातंत्र देश में का राजनीतिक जो है दलों के बिना चलना असंभव ही है। राजनीतिक दलों के प्रभाव का छाप जो है कार्यपालिका और विधान पालिका के अंगों पर स्पष्ट दिखाई पड़ती है। इसी तरह अमेरिका का राष्ट्रपति और कांग्रेस इस प्रभाव से मुक्त नहीं है हो सकते। राष्ट्रपति अपने दल के सदस्यों द्वारा जो है कांग्रेस के कार्यों पर जो है प्रभाव डालता है और इसी तरह जो है कांग्रेस के सदस्य अपने दल के द्वारा राष्ट्रपति पर। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक दूसरे पर प्रतिबंध लगाने की ये सबसे जो है अमेरिका में अच्छी व्यवस्था की गई है, जिससे कोई भी जो है तनाशाह नहीं हो सकता है और तनाशाह होने भी नहीं दिया जाता है। यदि बात करें हम आपातकाल की यानी इमरजेंसी की, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पावर में से माना गया है। अगर अमेरिका की शासन प्रणाली की प्रचलन इस बात को सिद्ध भी करता है कि जब कभी भी देश का संकट या आपातकाल आया तो वहाँ की कांग्रेस ने राष्ट्रपति को राष्ट्र का एक शक्तिशाली नेता बनाने के उद्देश्य से उसे बहुत विस्तृत शक्तियाँ प्रदान की गई। वहाँ की कांग्रेस ने राष्ट्रपति को किसी न किसी रूप में जो है विधानिक शक्तियाँ तक दी गई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात था यहाँ पर। अगर हम सीमित प्रणाली की बात करें तो सीमित प्रणाली में जो है अमेरिका की कांग्रेस के कार्य प्रणाली में सीमित का बहुत ही अधिक महत्व है। कांग्रेस को दोनों सदनों के विभिन्न जो है विषयों पर जो है नीतियों के निर्माण में उसकी समितियां को सीमित लगभग निर्णायक कार्य भी होता है। ये समितियां जो होती है अपने कार्य में कार्यपालिका अंग से अछूता नहीं रहती है। राष्ट्रपति के मंत्री के समय समय पर इस समितियों का अपने पेश करते हैं, सामने सभी बातें पेश करते हैं और उनके प्रश्नों का भी उत्तर देते हैं। अपने विभागों के कार्यालय में जो है आवश्यकताओं को उचित सिद्ध करते हैं यदि आदि सभी बातों पर ध्यान दी जाती है। और इस प्रकार समिति प्रणाली जो है कार्यपालिका और विधान पालिका को एक दूसरे के निकट ले जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात भी यहाँ पर है। यदि बात करें हम राष्ट्रपति का नेतृत्व का, तो लीडरशिप ऑफ द प्रेसिडेंट कहते संविधान की ओर से राष्ट्रपति को कुछ ऐसी शक्तियां और जिम्मेदारियां सौंपी गई है कि वह विधानमंडल के कार्य का जो है प्रभावित कर सकता है। राष्ट्रपति को कांग्रेस के प्रति संदेश यानी मैसेंजर भेजने का तथा बजट तैयार करने का जो है पेश करने आदि के अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति इन अधिकारों का जो है प्रयोग के द्वारा नए नए कानून को भी सुझाव दे सकता है। राष्ट्रपति कांग्रेस के सदस्यों को अपना पक्षपाती बनाने के लिए अपनी नियुक्तियों की शक्ति का प्रयोग करके जो है हित अनुसार भी करता है। अगर बात करें यहाँ पर निष्कर्षण का, तो आपको पता होना चाहिए कि इन सब बातों को चर्चा करने से एक ही बात सामने आया है कि अमेरिका की शासन प्रणाली की शक्तियों के जो है पूर्तिकरण के सिद्धांत का अनुसरण तो किया गया है, परंतु ऐसा करने के जो है परिणाम स्वरूप दोषों को दूर करने के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था भी किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ आया है वो है प्रिंसिपल ऑफ द चेक एंड द बैलेंस। देखिए अवरोध तथा संतुलन का सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से भी, ठीक है ना, कि प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड द बैलेंस क्या है। तो इसमें बहुत तरह क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है कि अमेरिका के संविधान में प्रतिबंध एवं संतुलन के सिद्धांतों के जो है आलोचनात्मक व्याख्या आपको करना हो सकता है, या इसको इंग्लिश में कहेंगे क्रिटिकल एग्जाम टू द सिस्टम ऑफ द चेक एंड द बैलेंस इन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। या हो सकता है क्वेश्चन कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की शक्ति के पूर्तिकरण के सिद्धांत पर इतना आधारित नहीं है जितना निरोध या संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है। तो इस कथन को जो है आपको बताना है कि ये सही भी है कि गलत है। तो क्वेश्चन तो किसी भी रूप में हो सकता है, सिर्फ आपको दिमाग में ये रखना है कि अवरोध तथा संतुलन का सिद्धांत क्या है। अवरोध का मतलब यही है कि प्रिंसिपल ऑफ द चेक एंड द बैलेंस, ठीक है। तो अगर बात हम करें अमेरिकी संविधान निर्माता यानी जो है मॉन्टेक्यू जो है, इसको संविधान की निर्माता कहा गया है।
कि शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत को बड़े प्रभावित थे और उन्होंने इसी सिद्धांत के आधार पर संविधान का निर्माण भी किया था। यानी जो संविधान का निर्माण किया था मॉन्टेस्क्यू, तो उन्होंने इस बात से काफी प्रभावित थे कि पृथक्करण सिद्धांत से। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत पूर्ण रूप से व्यवहारिक नहीं है और अमेरिका संविधान के निर्माण भी इसी बात को जानते थे कि ये सारे जो है व्यवहारिक नहीं है। उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बड़ा महत्व दिया और वे नागरिकों की रक्षा के पक्ष में थे, यानी नागरिकों को पूरी तरह से जो है स्वतंत्रता और रक्षा के पक्ष में रहना। देखिए ये बात काफी इंपॉर्टेंट है, किसी भी देश के जो है वहाँ के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। उन्हें इस बात का अनुभव था कि यदि किसी भी व्यक्ति को जो है असीमित शक्तियां प्रदान किया जाए तो उसके बुरे परिणाम निकलते हैं। ये कोई बुराई नहीं, सच्चाई है कि अगर सारी शक्तियां जो है किसी एक के पास केंद्रित होता है तो उसका सदैव ही जो है परिणाम अच्छे नहीं होते हैं, जग कल्याण और देश कल्याण के लिए सही नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति अपने शक्ति का जो है दुरुपयोग अवश्य करने लग जाता है। वो तीनों प्रकार की शक्तियों के एक स्थान पर केंद्रित करना नहीं चाहते थे और इसके साथ ही किसी शक्ति को निरंकुश छोड़ना भी ठीक नहीं था। उन्होंने जो है मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर 3 अंगों को अलग अलग शक्तियां प्रदान की, परंतु इसके साथ ही उन तीनों पर एक दूसरे के थोड़ा बहुत अंकुश भी स्थापित कर दिया ताकि कोई भी अंग निरंकुश होकर मनमानी न करने लग जाए। तो ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पर, निरंकुश होकर मनमानी न करने के लिए जो है रूल रेगुलेशन बनाया गया। इसमें मेंशन का मत था कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के लिए यह आवश्यक नहीं है कि जो है व्यवस्थापिक और कार्यपालिका और न्यायपालिका के विभाग एक दूसरे के अबंध हो, जब तक कि तीनों विभाग उस सीमा तक एक दूसरे के संबंध और जुड़े हुए नहीं हुए जिससे कि वो एक दूसरे से जो है संवैधानिक नियंत्रण रख सके, तब तक स्वतंत्रता शासन के लिए अनिवार्य शक्ति पृथक्करण के सिद्धांतों का जो है यहाँ पर व्यवहार में संभव नहीं है। तो इस बात को जो है अगर इंग्लिश में देखा जाए तो यही बात है, द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर डज नॉट बी रिक्वायर दैट इज लेजिस्लेटिव सिक्योरिटी एंड देयर जुडिशरी डिपार्टमेंट एंड शुड बी वर्ल्ड अनकनेक्टेड विद देयर ईच अदर्स एंड unless these 3 departments to so far and the connected to the balance as the each constitutional control over to the other. The degree of separation of which the maximum required essential to free government can be never be a practice due to the maintained. तो ये काफी इंपॉर्टेंट इन्होंने बात दिया था और अगर आग तथा रे की बात देखें तो उसने ठीक ही कहा था इस बात पे कि अमेरिकी सरकार की शक्ति का पृथक्करण तथा उसके साथ सम्मिलित जो है सुरक्षार्थी निरोध तथा संतुलन के सिद्धांतों को अधिक और महत्वपूर्ण लक्षण नहीं है। यानी इसमें फाइबर ने भी अपनी विचारधारा रखा था। फाइबर ने साफ शब्दों में कहा था कि राष्ट्रपति कांग्रेस तथा न्यायपालिका को एक दूसरे से पृथक रखा गया है और एक दूसरे पर रोक भी है। अमन एवं संतुलन बनाए रखने के लिए व्यवस्था भी की गई, परंतु परिस्थितियों से उन्हें मिला दिया है। Yani President Congress and the judiciary were keep apart and made of check and the balance each other will the affairs of circumstance to tend to the bearing to them to other. यदि बात हम करें अमेरिका में निरोध तथा संतुलन के चेक एंड बैलेंस ऑफ अमेरिका, तो इसमें तो आपको बहुत ध्यान समझने की जरूरत है कि निरोध तथा संतुलन के सिद्धांत का अर्थ है कि सरकार का कोई भी अंग पूर्ण रूप से निरंकुश न हो, यानी कोई भी अंग जो है पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। इसमें एक दूसरे पर जो है प्रतिबंधित लगाने के भी प्रावधान किए गए हैं। उनकी शक्ति एवं अन्य दोनों अंगों के द्वारा प्रतिबंधित या अंकुश अवश्य लगाना जाना चाहिए था ताकि उस अंग का जो है स्वैच्छाचारी और अत्याचारी बनाने की संभावना न रहे। कहते हैं अगर सारी शक्तियां एक ही तंत्र के पास आ जाए तो वह स्वैच्छाचारी और अत्याचारी बनने की पूरी संभावना रहता है, यानी तानाशाह होने की पूरी संभावना रहती है। और तानाशाह शासन जो है किसी भी देश के लिए, प्रजातंत्र के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि ये जो है अपनी मनमानी करते हैं और अपनी मनमानी को ही आगे बढ़ाते हैं। यह बात सत्य है कि शक्ति भ्रष्ट करती है और पुण्य शक्ति पुण्य रूप से भ्रष्ट कर देती है। तो ये बात तो हमें भी समझ है कि इंसानों के पास अगर शक्ति आ जाती है तो इंसानों को पुण्य रूप से भ्रष्ट कर देती है, क्योंकि इंसान ऐसा चीज है जो कि शक्ति पाके काफी इतराने भी लग जाता है। तो इस बात को अगर देखे तो पावर इज अ क्राफ्ट एंड अब्सोल्यूट पावर
द क्लेप्टो टू द एब्सोल्यूट। एंड इसके साथ यह भी ध्यान रखा जाता है कि तीनों अंगों की शक्तियां संतुलित रहे और कोई अंग तीनों में अधिक शक्ति न हो। यानी किसी एक के पास अधिक शक्ति हो जाता है फिर भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। यदि ऐसा होता है तो वह जो शक्तिशाली अंग दोनों अंगों को अपने दबाव में रखने की कोशिश करता है। अगर मान लीजिए एक शक्ति पावरफुल है या दो कमजोर है तो एक शक्ति जो है दोनों शक्तियों को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश कर सकता है, अपने दबाव में रख सकता है और स्वयं निरंकुश तथा स्वचारी हो जाता है, यानी वो भी होगा अत्याचारी और जो है भ्रष्ट हो जाती है। अमेरिका में सरकार को प्रत्येक अंग को जो है दूसरे अंगों पर कुछ सीमा तक नियंत्रण करने का अधिकार दिए गए हैं ताकि कोई अंग निरंकुश तथा लापरवाह न हो सके और इस सिद्धांत के अनुसार किसी अंग को भी असीमित शक्तियां प्राप्त नहीं है। कहते हैं प्रत्येक अंग को अपनी शक्तियां जो कि संविधान द्वारा उसे प्राप्त है उनमें वह अंग मनमानी नहीं कर सकता है। जब भी वह अंग इसका दुरुपयोग करेगा तो दूसरा अंग उस पर रोक लगा देगा और जो हमने पढ़ा भी है और जानने की कोशिश भी किया है। इस बात को जो है कुछ बातें से स्पष्ट हो जाता है, जैसे कि यहाँ कुछ पॉइंट दिए गए हैं उसको समझने से आपको ये बात समझ में अवश्य आ जाएगा। इसमें अगर हम पहली बात देखें तो कांग्रेस के प्रतिबंध की चेक ऑन द कांग्रेस, तो काफी इंपॉर्टेंट बात है। कहते हैं अनुच्छेद 1 के अनुसार कानून बनाने का शक्ति जो है कांग्रेस को दी गई है, परंतु कांग्रेस कानून बनाने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, यानी पूरी तरह स्वतंत्रता कांग्रेस को नहीं दी गई सरकार बनाने के लिए या कानून बनाने के लिए। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई भी बिल जो है कानूनी नहीं बन सकता है, तो राष्ट्रपति के जो है थोड़ा सा यहाँ पावर दे दी गई है। यदि राष्ट्रपति यह समझे कि कांग्रेस द्वारा पास किया गया बिल उचित नहीं है तो वह उस समय एक बार अस्वीकृति देने से इनकार भी कर सकता है, परंतु कांग्रेस दोनों सदन उसी बिल को जो है 2/3 बहुमत से दूसरी बार पास कर दे तो फिर राष्ट्रपति उस पर वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। तो देखिए ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए अगर सरकार जो है अगर राष्ट्रपति अगर तनाशाह ऐसा कर रहा है व्यवहार तो यहाँ पर जो है 2/3 बहुमत की बात आ जाती है, जो बिल सदन को उसी बिल में पास करवाई भी जा सकती है। यहाँ पर राष्ट्रपति अपने वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर सकता है। इस प्रकार यदि कोई कानून जो है संविधान के विरुद्ध है तो न्यायपालिका जो है उसे अवैध घोषित करके रद्द भी कर सकता है, तो इसकी भी प्रावधान यहाँ पर किया गया है। इसी प्रकार अगर हम कार्यपालिका तथा न्यायपालिका दोनों ही कांग्रेस को अपनी शक्ति का जो है दुरुपयोग करने से रोकती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर जो है राष्ट्रपति की भी जो है शक्तियाँ पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, चाहे कांग्रेस की शक्ति भी यहाँ पर पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। यदि बात करें राष्ट्रपति पर प्रतिबंध लगाने की तो चेक ऑन द प्रेसिडेंट, इसका मतलब यही हुआ कि अमेरिकन संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार जो है सभी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है और वह जो है वास्तविक अध्यक्ष भी माना जाता है और नाम मात्र का अध्यक्ष नहीं है। जैसे आपको पता है कि इंग्लैंड में और इंडिया में जो है राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है, ऐसा यहाँ पर नहीं है, परंतु वह उनका जो है मनमाना प्रयोग नहीं कर सकता, अपनी मनमर्जी के प्रयोग नहीं कर सकता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति जो भी नियुक्तियां करता है उस पर सीनेट की स्वीकृति ली जाती है, यानी सीनेट की जो है सारी बातें दी गई है। दूसरे देशों के साथ की जाने वाली संधियां सीनेट की स्वीकृति के पश्चात ही लागू हो सकती है। राष्ट्रपति युद्ध और शांति की घोषणा कांग्रेस के स्वीकृति के पश्चात ही कर सकता है, यानी कांग्रेस के जो है आज्ञा लेने की जरूरत होता है तभी वो युद्ध और शांति की घोषणा कर सकता है। कांग्रेस जो है महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को अपने पद से हटा भी सकता है, यानी महाभियोग द्वारा जो है राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया भी जा सकता है। प्रतिनिधि सदन जो है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेश करने का अधिकार रखता है। सीनेट प्रतिनिधि सदन द्वारा लगाया गया आरोप की जांच पड़ताल भी करता है और यदि सीनेट 2/3 बहुमत से जो है महाभियोग जब प्रस्ताव पास कर दे तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान यहाँ बनाया गया है। कहते हैं न्यायपालिका राष्ट्रपति के द्वारा जो है जारी किए गए किसी भी आदेश को अवैध घोषित करती है यदि वह आदेश संविधान के विरुद्ध हो। इस तरह संसद व न्यायपालिका दोनों ही राष्ट्रपति पर नियंत्रण रखते हैं, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है। यदि बात करें न्यायपालिका पर प्रतिबंध की तो चेक ऑन द जुडिशरी जो है अनुच्छेद 3 के अनुसार जो है न्यायाधीश शक्ति सर्वोच्च न्यायालय तथा उसके जो है अधीनस्थ न्यायालय को दी गई है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है।
इसके लिए जो है उच्च न्यायालय पर जो है कांग्रेस का राष्ट्रपति द्वारा कुछ प्रतिबंध भी लगाया गया है। उनकी संख्या और वेतन का फैसला कांग्रेस करती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है सीनेट की स्वीकृति से करता है। यदि वो अपना कार्य ठीक प्रकार से न करे तो कांग्रेस महाभियोग द्वारा उसको उसके पद से हटा सकती है। कांग्रेस इस न्यायालय के जो है अपीलीय अधिकार क्षेत्र यानी अपीलीय जुडिशल्स में भी परिवर्तन कर सकता है। तो ये सारी बातें जो थी यहाँ पर हटाने और जो है यहाँ पर सबकी पावर की बात की गई, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे राष्ट्रपति की हो, चाहे न्यायपालिका के पास हो। कहते हैं इनके पास ही सारी शक्तियाँ सीमित होती है और ये तीनों से ही जो है अमेरिका का जो है पूरी तरह संसद चलती है, पूरी तरह से जो है वहाँ का नियंत्रण भी होती है। लेकिन इनके भी एक दूसरे के प्रति नियंत्रण का जो है प्रावधान किया गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गया। अब देखिए ये सब बातें जो हमने पढ़ा जाना, लेकिन कहते हैं इस बातों को बहुत से लोगों ने आलोचना भी किया है। तो आलोचना में तो यही साफ साफ आ जाता है कि स्पष्ट है कि अमेरिकी सब जो है संविधान शक्ति के पूर्तिकरण और निरोध तथा संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है और इस सिद्धांत की आलोचना जो है कुछ इस प्रकार की जा सकती है। सबसे पहले तो आलोचना में यही बात सामने आता है कि जटिल राजनीतिक प्रणाली यानी कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिकल सिस्टम। यह ठीक है कि संविधान निर्माताओं ने निरोध तथा संतुलन का सिद्धांत इसलिए अपनाया है कि सरकार का कोई भी अंग असीमित शक्ति का प्रयोग करके निरंकुश न बन जाए यानी तानाशाह न हो जाए। परंतु इस सिद्धांत को समावेश के कारण अमेरिका शासन प्रणाली बड़ी ही जटिल हो गई है। राष्ट्रपति विल्सन ने इस सिद्धांत को आलोचना करते हुए कहा भी है कि सरकार एक जीवित वस्तु है जिसकी विभिन्न अंग एक दूसरे पर प्रतिबंध लगाकर जो है जीवित न रह सकते हैं। यानी एक दूसरे पर प्रतिबंध लगा के जीवित रहना किसी की अंग के लिए भी जो है सही नहीं है। अगर दूसरी बात देखें, दूसरी पॉइंट पे आए तो इसमें साफ शब्दों में यही बात बताई गई है कि शासन में गतिरोध यानी डेडलॉक्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। यदि निरोध और संतुलन के सिद्धांतों को पूरी तरह लागू किया जाए तो शासन में गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें गैल्टल्स ने कहा भी था कि अधिक अग्र रूप अगर देखा जाए तो पूर्तिकरण के निरोध और संतुलन दोनों ही सिद्धांत अच्छे सरकार के लिए खतरनाक है। अपने उग्र रूप से निरोध और संतुलन की व्यवस्था के फलस्वरूप जो है गत अवरोध तथा संघर्ष पैदा होते हैं जो अच्छे तथा योग्य शासक के लिए बाधक सिद्ध हो सकता है। तो ये बात जो है काफ़ी ग्रेटल्स ने साफ शब्दों में कहा था शासन में गतिरोध के रिगार्डिंग, ठीक है, क्योंकि पूरी तरह से लागू करने तो शासन में गतिरोध उत्पन्न हो सकता है। अगर ये पूरी तरह से जो है निरोध और संतुलन के सिद्धांत को पूरी तरह से लागू किया जाए तो शासन में गतिरोध उत्पन्न हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात करें अगर तीसरी तो यहाँ पर यही बात आता है कि कार्य कुशलता में कमी लेस एफिशिएंसी। इस सिद्धांत ने शासन की कार्यशीलता को कम कर दिया है। जेम्स बैंक ने साफ शब्दों में इस बात को कहा भी है कि सरकारी कार्य की गति को जो है विधानिक और कार्यपालिका दोनों ही क्षेत्रों में जो है इतना जटिल बना देना शासन कुशलता पर ब्रेक लगाने के समान है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहता है। अगर व्यवहार में देखें तो व्यवहार में असफलता यानी अनसक्सेसफुल ऑफ प्रैक्टिस, यह सिद्धांत अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल नहीं हुई है। इसका उद्देश्य यह था कि सरकार का कोई भी अंग अधिक शक्तिशाली न बन सके, परंतु व्यवहार में राष्ट्रपति का प्रभाव कांग्रेस पर पड़ता जा रहा है जिसमें राष्ट्रपति काफ़ी शक्तिशाली बन चुका है। न्यायपालिका ने जो है कार्यपालिका तथा विधान पालिका को इतना अधिक प्रभावित किया है कि आज कई लोग जो है न्यायपालिका को कांग्रेस का तीसरा सदन मानने लग गए हैं। यानी कांग्रेस को तीसरा सदन के रूप में जो है आज के समय में जाना जाता है, जो कि एक बहुत ही आने वाला समय में एक अलार्म का काम कर सकता है। यदि बात करें अगला पॉइंट की तो इसमें यही बात बताया गया है कि उत्तरदायित्व निश्चित करने में कठिनाई यानी डिफिकल्टी इन द लोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर बात करें निरोध तथा संतुलन के कारण शासन के किसी कार्य के किसी एक अंग को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, यानी एक अंग जो है सभी चीज़ों में कार्यरत नहीं हो सकता है, ठीक है। ये बात यहाँ पर आ जाती है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रखता है यहाँ पर। बात करें अगर अगली पॉइंट की तो आधुनिक समाज में जो है अनुपयोगी नॉट बी यूजफुल फॉर द मॉडर्न सोसाइटी। आज के समय में शायद इस प्रकार के प्रशासन जो है शायद चलना संभव नहीं है क्योंकि कई तरह के जो है यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। यह सिद्धांत आधुनिक समाज की इच्छाओं की पूर्ति में बाधा उत्पन्न कर रही है। आधुनिक जो है राज्य कल्याणकारी राज्य है और उसे समाज कल्याण के बहुत से कार्य करने पड़ते हैं, यानी बहुत से जो है समाज के कल्याणकारी कार्य करने पड़ते हैं, लेकिन इस
कल्याणकारी कार्य में जो है एक दूसरे पर रुकावट के रूप में कार्य कर रहे हैं सबके सब। इसलिए कार्यपालिका और व्यवसायपालिका में जो है असमंजस न होने के कारण समाज कल्याण के कार्य अधिक अच्छी प्रकार से नहीं किए जा सकते। क्योंकि अगर एक का अच्छा बात है, इसमें मैं पहले ही आपको इब्राहिम लिंकन की बात बताता हूँ, जिसमें उन्होंने काले और गोरे पे भेदभाव को समाप्त करने की प्रावधान किया था और लोगों को भाषण भी दिया था। लेकिन ये रूल रेगुलेशन वो आगे नहीं लगा सके, नहीं चला सके, क्योंकि उनको पता जब सेक्रेटेरिएट में वो गए तो वहाँ पर इस बात के कोई प्रावधान नहीं थी, जिसकी वजह से जो है वहाँ पर कई राइटरों ने ये बात कहा था कि इब्राहिम लिंकन ने बोल तो दिया है गोरे और काले के भेदभाव को दूर किया जाए, लेकिन जो एपिकुलेशन की भावनाएं थी वो ख़त्म नहीं हो सकी। कारण यही था कि उनके पास ये सब लागू करने की क्षमता नहीं था, जिसकी वजह से कहा गया कि ये जो है बैलेंस तो हुई, बैलेंस तो थी, लेकिन असफिशेंट बैलेंस थी, जो है पूरी तरह से नहीं किया जा सका। तो ये इंग्लिश का चैप्टर जो है फर्स्ट ईयर के जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट बात को यहाँ दर्शाने के लिए मैंने आपको भी याद दिलाया है कि बहुत सी चीज़ें जो होती है समाज कल्याण की, तो वो अपने व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रपति नहीं कर सकता, या कोई भी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे उच्च न्यायालय हो, चाहे राष्ट्रपति हो, जो है कहते हैं आम नागरिकों की भलाई के लिए कार्य करने में नहीं अग्रसर हो सकता, क्योंकि उनको ऊपर कोई ना कोई सेक्रेटेरिएट की जो है पावर है ही है। तो इसको जो है निरंकुश बना दिया है। तो कहते हैं आज के अगर देखा जाए मॉडर्नाइज जीवन में, तो यहाँ पर इस तरह कानून जो है शायद चलना संभव नहीं है। इसमें जो है चार्ल्स विडर्स ने भी कहा था इस बात को स्पष्ट करते हुए कि जब तक कोई प्रस्तावित कानून सरकार की स्वतंत्र संस्थाओं में संघर्ष करके सफल हो पाता है, तब तक उसके समर्थकों का उत्साह धीमा पड़ जाता है तथा बहुमत भी जो है इच्छा शांत हो जाती है। यानी जब तक कोई चीज पास करवाने की इच्छा आती है तब तक जो है वो शांत हो जाता है, क्योंकि वहां पर रूल रेगुलेशन ही इस प्रकार बने हुए हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। अगर बात हम करें यहाँ पर निष्कर्षण की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहता है, कहा जाए यदि निरोध प्रदर्शन सिद्धांत जो है हमारा यहाँ पर निरोध तथा संतुलन सिद्धांतों की आलोचना की गई है और इसमें वास्तव में ही कई दोष पाए जाते हैं, परंतु इसके बावजूद भी यह सिद्धांत उपयोगी है। यह सभी अंगों को अपने निश्चित क्षेत्र में सीमित रखता है और इस सिद्धांत के कारण तीनों अंगों को प्राथमिकता काफ़ी कम हो गई है और वे एक दूसरे को जो समीप आते चले जा रहे हैं। बहुत सी प्रथाएं जो है इस सिद्धांत की स्थिरता बना देता है और विशेषकर जो है कार्यपालिका तथा विधान पालिका अब एक दूसरे को जो है सहयोग के से कार्य करते हैं। वर्तमान राज्य की समस्याएं बड़ी जटिल है और सरकार के तीनों अंग मिलकर ही उन्हें सुलझा सकती है। राजनीतिक दलों ने भी इस सिद्धांत को काफी ढीला कर दिया है और वे कांग्रेस तथा कार्यपालिका के बीच तालमेल जो है मेल पैदा करने का कार्य भी करते हैं। इतना होते हुए भी निरोध तथा संतुलन का सिद्धांत अमेरिकन संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक हो जाती है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसमें से जो है दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में आप त्रिपाण सेंटर को हेल्प कर सकते हो। ठीक है, आपको पता है कि त्रिपाण सेंटर का एक ही उद्देश्य है कि ये वीडियो हर बच्चे तक पहुंचे और वो अच्छे से जो है पॉलिटिकल साइंस को समझ सके, और ये तभी संभव होगा जब आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इसको लगाओगे। ठीक है, तो इसमें सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है दोस्तों, दूसरे बच्चों को भी हेल्प करना है। अगर आप दूसरे बच्चों को हेल्प नहीं कीजिएगा तो मैं आपके लिए क्यों हेल्प करूं, क्यों आपके लिए इतना अच्छा वीडियो बनाऊं और आपके साथ करूं। देखिए दोस्तों, कहते हैं ये दुनिया जो है गिवन एंड टेकन का समय है, जहां पर हर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की जरूरत पड़ जाती है। तो आपको भी जो है यहाँ त्रिपाण सेंटर को जरूरत है, तो आपको जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे सारे बच्चे जो है लाभान्वित हो और सही से जो है चैप्टर को समझ के एग्जाम जो है अच्छे से कर सके और अच्छा मार्क्स प्राप्त करके जो है अपना जीवन को धन्य कर सके और माता पिता को खुश कर सके। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इतना करना है कि यूट्यूब से क्या करना है, लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना।